नमस्कार। आज की क्लास में हम संप्रभुता के विविध रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सॉवरेंटी कि संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने 2 क्लासों में पढ़ा पहले कि कानूनी सिद्धांत जो जॉन ऑस्टिन का एकलवादी सिद्धांत था, जिसमें माना जाता है कि संप्रभु कानून का आदेश ही होता है। अगर हम मुख्य भेद देखें तो इसके 5 भेद होते हैं। एक तो औपचारिक, अनौपचारिक या वास्तविक संप्रभु, कानूनी संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता। 5 टाइप्स है संप्रभुता के। तो पहला अगर हम देखें औपचारिक या और वास्तविक संप्रभुता, तो औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है? नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी। तो औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास थ्योरेटिकली या सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण शक्ति होती है, किंतु व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का वह अपने विवेक के आधार पर उपयोग नहीं कर सकता, जबकि व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य शक्ति करता है। जैसा कि इंग्लैंड का सम्राट, इंग्लैंड में सभी कानून जो बनते हैं वो सम्राट के हस्ताक्षर से बनते हैं। और भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है राष्ट्र का, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। और जबकि वास्तविक संप्रभु कौन होता है? वास्तविक संप्रभु जो व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग करता है, जो कि भारत में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होता है, और इंग्लैंड में संसद है वास्तविक संप्रभु, जो वास्तव में उन शक्तियों का यूज करती है। और नाम किसका चलता है? भारत में कोई भी आदेश बनता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही आदेश बनता है, परंतु वास्तव में उनको सृजित कौन करता है, उन पर कानून का निर्माता कौन होता है? संसद या मंत्रिमंडल। उनकी इच्छा से कानून बनते हैं, राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होते हैं। जैसा कि संविधान में कहा गया है कि अगर संसद ने कोई बिल पास करके भेजा है तो एक बार तो राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा अगर उसको संविधान संशोधन करके भेजा है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तो ये संप्रभुता के वास्तविक औपचारिक टाइप है। नेक्स्ट जो संप्रभुता का टाइप है वो है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता में क्या है कि राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करना और उनका पालन कराने की जो शक्ति जिसके पास होती है उसे कानूनी संप्रभु कहा जाता है। और यह वह संप्रभु है जिसे कोर्ट भी स्वीकार करता है। वैधानिक रूप से इस सर्वशक्ति पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं, और वे धार्मिक सिद्धांत, नैतिक निर्देशों, जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। तो कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके, और वह शक्ति जो ईश्वरीय नियम और नैतिकता के सिद्धांतों तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। और इंग्लैंड में ये अगर हम देखें, संसद सहित सम्राट इसी प्रकार की संप्रभुता का प्रयोग करता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये निश्चित होती है और इसे न्यायालय स्वीकार करता है, और ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में हो सकती है, और ये संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है, और ये असीमित और सर्वोच्च होती है। तो यह संप्रभुता का कानूनी स्वरूप। तीसरा जो टाइप है वो है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक जो संप्रभुता है उसका उदय कब हुआ? इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या गैर रक्तमय क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ऐतिहासिक सरकार के उत्तरदायी सरकार जो बनी उसके परिणाम स्वरूप हुआ। जॉन लॉक ने जो विचारक था उसने 1688 की क्रांति के समर्थन में राष्ट्र की प्रभु सत्ता और संवैधानिक सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, और लॉक विभाजित प्रभु सत्ता के पक्ष में था। उसने अपनी बुक लिखी थी द 2 ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट। उसने संप्रभुता और अपने जो विचार दिए वो 3 व्याख्या करते थे कि नागरिक समाज की सर्वोच्च सत्ता
जो किसी भी सरकार की शक्ति का अंतिम निर्णायक स्रोत होती है। दूसरा जो उसने बोला कि विधानमंडल की सर्वोच्च सत्ता होती है और विधानमंडल जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता कहने का मतलब ये है कि जो वोट लोग करते हैं, वोटर, और जिनको वो चुनते हैं, कानूनी संप्रभुता के पीछे जो शक्ति निहित होती है वो होती है राजनीतिक प्रभु सत्ता। और अंतिम स्रोत कौन होता है? शक्ति का अंतिम स्रोत जनता होती है, जिसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती और इसकी इच्छा अंतिम तौर पर नागरिकों को माननी पड़ती है। और प्रभु सत्ता के कई रूपों में ये अभिव्यक्त हो सकती है, जैसे कि मतदाताओं की इच्छा, दबाव समूह, सार्वजनिक सभा, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दल के रूप में। तो राजनीतिक प्रभु सत्ता किस प्रकार की प्रभु सत्ता है? जो हम वोट देते हैं और जो हमारी शक्ति होती है उसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रभु सत्ता। पार्लियामेंट होती है कि सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति। एक तरीके से संसद की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। ये एक तरीके से हम देखें तो असंगठित और अनिश्चित होती है, क्योंकि जनता में हमें इसको खोज पाना कठिन काम है, परंतु वो इसका निर्माण करते हैं और वो राजनीतिक संप्रभु ही कानूनी संप्रभुता का निर्माण करते हैं। तो इसके पीछे राजनीतिक संप्रभुता का हाथ रहता है। अब नेक्स्ट जो रूप है वो है इसका लोकप्रिय, लौकिक या जन संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी। अब लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जैसा कि नाम से आप देख रहे हो कि रूसो ने बोला है कि जनता अंतिम और सर्वोच्च शक्ति की स्वामिनी और सारी शक्तियों का स्रोत होती है। सीधा सा कहने का मतलब ये है लोकप्रिय संप्रभुता की कि जनता सर्वोच्च होती है और उनके पास जो शक्ति है ये नैतिक आधार पर क्या करता है? जनसाधारण को प्रभु सत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। लोकप्रिय संप्रभुता, इसके हमें प्रारंभिक संकेत रोमन साम्राज्य के दिनों में मिलते हैं, जिसमें एक विचारक होता सिसरो, जिसने प्राकृतिक कानून और मानवीय समानता के एक दर्शन से प्रभावित होकर राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत संपूर्ण राज्य की जनता को कहा था। तो जनता सर्वोच्च है और जनता के आदेशों का मानना पड़ता है। और वर्तमान में जो उदारवाद और लोकतंत्र के समर्थक है वो भी क्या मानते हैं कि सरकार का शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। जैसा कि भारत के संविधान में कहा गया प्रस्ताव, हम भारत के लोग, तो सर्वोच्च कौन हुआ? जनता। हम भारत के लोग सर्वोच्च हुए। तो जब राज्य का उदय होता है तो उसमें सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, क्योंकि राज्य का निर्माण जनता ने अपनी सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए किया है। तो जनता सर्वोच्च है। लोकप्रिय का सिद्धांत कानूनी संप्रभुता को नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जो फाइनल रूप है इसका वो है डी ज्यूरो एंड डी फैक्टो संप्रभुता, विधि पूरक और तथ्य सम्मत संप्रभुता। इसमें अगर हम देखें किसी देश में संविधान द्वारा या कानून के द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है उसे हम विधि सम्मत प्रभुसत्ता कह सकते हैं। परंतु किसी देश में अगर हम देखते हैं कि व्यवहार में वास्तव में जिस व्यक्ति का शासन है उसे हम, और जनता जिसका वास्तव में आज्ञा का पालन कर रही है उसे हम तथ्य सम्मत प्रभुसत्ता कह सकते हैं। ये स्थिति हमें युद्ध हो जाए किसी देश में या तख्ता पलट हो जाए, क्रांति हो जाए, उस समय हमें देखने को मिलती है। जब अब हम देखते हैं कि अगर तख्ता पलट हो जाता है तो एक गुट क्या करता है, राज सत्ता या सरकार को हटाकर उसकी जगह अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो कानून या संविधान तो उनको मान्यता नहीं देता है, परंतु कानून तो मान्यता उसी को देगी जो पहले की सरकार है जिसको उसने हटाकर अपनी जगह स्थापित किया है। परंतु वास्तव में क्या उसकी आज्ञा का पालन संपूर्ण राज्य में हो रहा है? क्या सब शक्तियाँ उसके पास है? नहीं। वास्तव में सब शक्तियाँ किसके पास है? जो क्रांति करने वाला गुट होगा उसके पास है। तो उस समय ये भेद हमें खुलकर सामने स्पष्ट रूप से आ जाता है कि यहाँ विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता अलग अलग है। तथ्य सम्मत संप्रभुता वास्तविक कौन है? जिसके आदेशों का पालन हो रहा है। जैसे कोई सैनिक सरकार, पाकिस्तान में हमें ये कई बार हम देखने को मिलता है कि वहाँ तख्ता पलट हो गया और सरकार ने, सेना ने सरकार में, जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये तख्ता पलट किया, आर्मी का 2008 में शासन पर अधिकार किया, 2003 में, तो क्या हुआ कि उसने जो निर्वाचित सरकार थी
लोकतांत्रिक, उसको हटाकर उसकी जगह अपना शासन स्थापित किया, तो देश का संविधान तो उसको मान्यता नहीं देता था, परंतु ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक विद्यमान नहीं रहती है। जो वास्तविक डी फैक्टो होता है वो भी क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को वैधानिक सिद्ध करने के लिए और नैतिक आधार पर सिद्ध करने के लिए क्या करता है, वो भी डी जीरो या विधि सम्मत संप्रभुता का आवरण धारण कर लेता है। जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने किया था कि उसने आने के बाद चुनाव करवाए और चुनाव पूरे आर्मी के कंट्रोल में हुए थे और दिखावे के लिए चुनाव करवाए और अपने आप को विधि सम्मत संप्रभु घोषित किया। जैसा कि 1971 में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ तो वहाँ सैनिक क्रांति हुई थी। उसके समय ये स्थिति पैदा हो गई थी कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की उस समय निर्वाचित सरकार थी उसका आदेश नहीं मानकर सैनिक जिन्होंने क्रांति की उनका आदेश मानने जाने लगा। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि सैनिक गुट भी अपने आप में चुनाव करवाकर अपने आप को विधि सम्मत प्रभु घोषित करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसकी वैधानिकता बनी रहे, लेजिटिमेसी बनी रहे। और जब कोई सरकार लेजिटिमेट होती है तो जनता उसका अपने हृदय से पालन करती है, बलपूर्वक पालन नहीं करवा सकते, आप ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये संप्रभुता के हमने आज की क्लास में कई रूप पढ़े, विधि सम्मत, तथ्य सम्मत, लोकप्रिय, कानूनी, वास्तविक, औपचारिक, लोकप्रिय। तो संप्रभुता का टॉपिक आपकी यूनिट 3 में था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है 3 लेक्चर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम तीसरी इकाई के स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे।